हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो पहला टॉपिक लेते हैं, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर करंट लूप लिया है हमने जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर हमें टॉर्क निकालना है। और हम इसका पहला केस कौन सा ले रहे हैं, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायग्राम समझते हैं कैसे है ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि हमें बी से दिखा रखी है। ठीक है, ये एक करंट लूप है ए बी सी डी। कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगल की एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रही है ऐसे, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस बैटरी से होती हुई ए की तरफ। ठीक है, अब एरिया वेक्टर इसका हमने कैसे रखा है, इसको प्लेन ऑफ द लूप इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो लूप का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि बी से 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें कि जब ये हम राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं कि फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में है, तो ये थंब की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर हमने इसको एम से लिखा है, ये अभी आपको आगे पता चलेगा कि एम से क्यों लिखा है इसको। तो आई करंट ऐसे है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है। ये हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, हमने पढ़ा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है अगर, उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना, आई एल क्रॉस बी। ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली उसमें जब हमने वो फर्स्ट पार्ट किया था इस चैप्टर का, तब हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई एल क्या है, करंट एलिमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार करंट एलिमेंट्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो हम सबका फोर्स निकालेंगे कितना कितना है। पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन बी सी। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो इसमें हम देखते हैं बी सी, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई इंटू एल, लेंथ कितनी है इसकी, ए, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से हम फोर्स निकालते हैं डी ए पे। डी ए, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है डी से ए की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा कितना है, 180। तो इस पे फोर्स कितना आ जाएगा, एफ डी ए दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 180, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये दोनों फोर्स हमारे 0 हो गए। एफ बी सी इज इक्वल टू एफ डी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि बी सी और डी ए आर्म पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब बची दो आर्म्स हमारी ए बी और डी सी। तो फोर्स ऑन ए बी, ये कैसे निकालेंगे हम, आई इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, बी, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन। अब इसका जो एंगल है, क्योंकि ये लूप ऐसे प्लेन रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, तो करंट किस डायरेक्शन में है, ऐसे है करंट, और बी इस डायरेक्शन में है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, तो वी विल गेट आई इंटू बी इंटू बी, साइन 90 की वैल्यू 1। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर हम ये L है आई एल और ये B है, L क्रॉस B ऐसे जाएंगे हम, तो डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इसको अगर हम F1 से रिप्रेजेंट करें, F1 इज इक्वल टू आई बी बी, और डायरेक्शन क्या है F1 की, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब दूसरी ब्रांच बची है हमारी DC, तो F फोर्स ऑन दिस ब्रांच CD, इसका निकालना है हमको। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी कि परपेंडिकुलर है,
We'll get again IB into sin 90. sin 90 की वैल्यू 1, दैट इज IB into B, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये L है और ये B है। L क्रॉस B जब हम करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, अपवर्ड। L क्रॉस B आपने 11th क्लास में पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो है हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको अगर हम F2 मान लें तो वी कैन राइट F2 इज इक्वल टू IBB, यानी कि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी कि F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट but along different lines of action. Line of action अलग अलग है. It implies net force is 0. Net force तो इस पे जो है कोई नहीं लगेगा, but there is a torque. टॉर्क है वो हमको, टॉर्क क्या करेगा, F1 नीचे की तरफ लग रहा है, F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको ऐसे घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, टॉर्क निकालते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क निकालने के लिए हमने ये इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये साइड इसकी A थी, इधर फोर्स लग रहा है F1 नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ। ये सेंटर पॉइंट है इसका, यानी कि ये A/2 और ये A/2। तो टॉर्क निकालने के लिए हम दोनों फोर्स का टॉर्क, इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों के टॉर्क को ऐड कर देंगे, यानी कि फोर्स, पहला फोर्स इनटू डिस्टेंस प्लस दूसरा फोर्स इनटू डिस्टेंस। या हम लिख सकते हैं I स्मॉल b कैपिटल B इंटू A/2 प्लस I स्मॉल b कैपिटल B इंटू A/2। या अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, I स्मॉल b A इंटू कैपिटल B, कितना आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस टर्म, B इंटू A। B ये साइड थी और A ये साइड थी, यानी कि रेक्टेंगल की दो साइड्स, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एरिया। वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू A इंटू B। A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड और I जो है वो करंट है। ये इसमें टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे। अभी तो हमने लिया था कि प्लेन ऐसे है, अब हम लेंगे इसका प्लेन थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे किसी एंगल पे। इसमें लिख देते हैं A क्या है, A इज इक्वल टू AB, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल। अब हम दूसरा केस लेते हैं, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बट मेक्स एन एंगल विद इट। तो डायग्राम समझते हैं पहले इसका। ये नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये लूप है ABCD, जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है जैसे हमने पहले भी लिया था, A से B, B से C से D और D से A। पहले हमने जो केस लिया था उसमें लूप कैसे रखा हुआ था, ऐसे प्लेन रखा हुआ था, यानी कि ये BC ब्रांच, BC और AD जो है इसके पैरेलल थी मैग्नेटिक फील्ड के। अब जो है ये पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे है, या हम कह सकते हैं लास्ट केस में जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे था परपेंडिकुलर, अब एरिया वेक्टर B से थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो हमें जो है इसमें टॉर्क निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट केस में निकाला था। इसका हम ये मार्क कर देते हैं, ये कितना है, A है ये साइड, और ये वाली साइड कितनी ली थी हमने, B ली थी, ठीक है। तो जैसे हमने पहले केस में निकाला था BC और AD पे फोर्स, दोनों पे 0 आया था, इसमें 0 तो नहीं आएगा लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। कैसे, ये BC है, यानी कि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। अगर हम FBC निकालें तो कितना होगा, ILB साइन थीटा, I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, थीटा किसमें, L और B के बीच का एंगल। ये कितना हो जाएगा, L ऐसे है, L और B के बीच का अगर हम एंगल लें दैट इज 90 माइनस थीटा, और वी कैन राइट द फोर्स इज IAB cos थीटा। DA ब्रांच पे निकालें अगर फोर्स, तो DA पे कितना आएगा, IAB, और इसके बीच का साइन एंगल कितना है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है,
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम ये पूरा एंगल लें तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू IAB cos थीटा। इट मीन्स FBC इज इक्वल टू FDA, दोनों इक्वल है डायरेक्शन इनकी। ये जो पहला फोर्स था L क्रॉस B अगर हम करेंगे तो ये L की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है। इसके डायरेक्शन जो है L क्रॉस B करने से इधर की तरफ आएगी, और इसमें हम करेंगे L क्रॉस B तो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आर ऑपोजिट। यहाँ हम लिख सकते हैं FBC इज इक्वल टू माइनस FDA। इट मीन्स बोथ कैंसिल ईच अदर। अब बाकी दो ब्रांचेस बची AB और CD। एंगल उनका वही है जो हमने पहले केस में लिया था, क्योंकि ये इस तरह से रखी हुई है। हमने जो कॉइल को है ऐसे टर्न किया है, तो ये ब्रांचेस जो हैं अभी भी 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो फोर्स ऑन AB कितना हो जाएगा I इंटू लेंथ इंटू B इंटू साइन 90, दैट इज इक्वल टू I इंटू B इंटू B। फोर्स ऑन CD that is equal to IBB sin 90, that is again I into small b into कैपिटल B। इसको हम F1 ले लेते हैं, डायरेक्शन हमने पिछली बार निकाली थी, कैसे है नीचे की तरफ। F2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। F1 is equal to I into small b into कैपिटल B and F2 is equal to I into small b into कैपिटल B। तो अगेन जो है इस पर जो नेट फोर्स है फिर से जीरो है, लेकिन टॉर्क है। नेट फोर्स इज जीरो but there is a torque। क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों अलग अलग लाइन में है। तो अगेन हम इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये कॉइल है, ये कॉइल कैसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे इसका एरिया वेक्टर है। F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, F2 फोर्स ऐसे लग रहा है। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो एंगल बचा हमारे पास, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हम ये ट्राइंगल लें, इसमें हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा हमारा, कितना आएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है a/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास a/2 साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो a/2 साइन थीटा, इसका भी और इसका भी। तो हम टॉर्क निकालेंगे F1 इंटू a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू a/2 sin theta। It means I small b capital B into a/2 sin theta plus I small b capital B into a/2 sin theta। या हम लिख सकते हैं I b कैपिटल B into a sin theta, या इसको हम लिख सकते हैं I into BA into B sin theta, और BA क्या है, ये एरिया ऑफ द कॉइल। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, यानी कि इस केस में टॉर्क थोड़ा कम हो जाता है। जो पहला केस था उसमें टॉर्क मैक्सिमम था, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 90 होता है। मैक्सिमम कब होगा, IAB। ठीक है, अब ये टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। B तो हमारे पास वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये टर्म पूरी अगर हम कंसिडर करें तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, IA, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम जो एरिया वेक्टर की है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था। तो हम टॉर्क को
वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की। हमने लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, या हमने आई ए को डिफाइन किया है दैट इज एम बी साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, और m का जो डायरेक्शन है वो सेम वही होगी जो एरिया वेक्टर की है, एरिया वेक्टर एंड b। ठीक है, डिफाइन कैसे किया है हमने इसको, वी डिफाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप, यानी कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए। और डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड इज डायरेक्टेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। इस केस में अंदर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये हमने राइट हैंड का अपना लिया है और हमने इसको ऐसे फिंगर्स को रखा है कि फिंगर्स के डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन में है। तो जो थंब के डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, यानी कि इसमें हमारे जो लूप था, ऐसे लूप लिया था हमने ABCD, इसमें करंट कैसी थी, क्लॉकवाइज करंट थी। तो अगर हम फिंगर्स को ऐसे रखेंगे तो इसके डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे इसके, डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, आई के लिए एम्पियर, ए के लिए मीटर्स लेंथ स्क्वायर, और यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने कॉइल ली थी ये सिंगल टर्न की थी, तो इसका हमने निकाल लिया m इज इक्वल टू आई ए। नाउ इफ द कॉइल हैज n टर्न्स देन वी राइट m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट केसेस लिखते हैं। मान लीजिए जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री, तब टॉर्क कितना होगा, देन टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा या एम बी साइन 90। आई की जगह, इसकी जगह हमने m रख दिया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टॉर्क इज एम बी विच इज मैक्सिमम। ठीक है, अगले दो केस लेते हैं जिसमें थीटा जो है वो 0 या 180 डिग्री है। इफ थीटा इज 0 डिग्री, क्या मतलब है इसका, m इज पैरेलल टू b। तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, m इंटू बी इंटू साइन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। टॉर्क इज 0, क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम। If theta is 180 degree, 180 degree means m is anti-parallel to b, मतलब m ऐसे है तो b ऐसे है, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। इसमें क्या था, m भी ऐसे है और b भी ऐसे है, इसमें एंटी पैरेलल है। तब टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी साइन 180, साइन 180 is again 0, torque is again 0. This is also equilibrium. आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सेम चीज करी थी, क्या करी थी, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब हमने टॉर्क निकाला था दैट वाज इक्वल टू P क्रॉस E, या हमने लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो क्या रिप्लेस किया है हमने, m को p से रिप्लेस कर दिया, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और E की जगह B आ रहा है, यानी कि B को किससे रिप्लेस कर दिया, E से। B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में दोनों में सेम फॉर्मूला आ रहा है टॉर्क का। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है इनटू साइन थीटा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, या m क्रॉस b होता है, इसमें p क्रॉस e। अच्छा, इक्विलिब्रियम हमने उस केस में भी पढ़ा था कि दो इक्विलिब्रियम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या था, ये वाला इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला अनस्टेबल।
जब 180 डिग्री का एंगल है अनस्टेबल, और जब 0 है तो स्टेबल। क्यों? अगर हम इससे डिस्टर्ब करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से तो कॉइल वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, जबकि अनस्टेबल से डिस्प्लेस करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती है, वो उसको वापस जो है इस पोजीशन में लाने की कोशिश करता है टॉर्क। अब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया है, तो हम एक बहुत अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसकी हमने फील्ड निकाली थी एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी सर्कुलर करंट लूप की, कैसे निकाली थी? बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये हमने यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो कि इतनी आई थी। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आई क्या है? करंट। आर जो है वो रेडियस है लूप की। एक्स जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट का, और आर जो है अगेन रेडियस ऑफ द लूप है। तो हमने इस पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि ये जो है कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो एक्सियल पॉइंट पर हमने फील्ड निकाली थी कि इतनी होती है। ठीक है, कितनी होती है फील्ड? अगर मैग्नीट्यूड लिखें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को बहुत दूर ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत दूर है, इट मीन्स x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें r को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो b कितना आ जाएगा हमारे पास? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तो x क्यूब। या हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर, इंटू 2 इंटू पाई एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पाई से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी पाई लगाना पड़ेगा हमको। पाई आर स्क्वायर क्या है? ये आर जो है रेडियस है लूप की, अगर पाई आर स्क्वायर लिखें सर्कुलर लूप है तो ये इसका एरिया है। इट मीन्स म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। और ये टर्म आई इंटू ए अभी पढ़ी है हमने, क्या है ये? मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, या फर्दर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2m अपॉन एक्स क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन आपको बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल फील्ड, जो हमने ई एक्सियल निकाली थी। कितनी थी वो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और इसमें कितनी आ रही है? ये भी हमने एक्सियल फील्ड निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड। कितनी है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। दोनों बहुत सिमिलर हैं। डिफरेंस क्या है? म्यू नॉट को अगर हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दें तो ये टर्म आ जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट को इलेक्ट्रिक मोमेंट से रिप्लेस कर दें तो ये टर्म मिल जाएगी हमको। और ये जो है डिस्टेंस है, चाहे हम इसको r लिखें या x लिखें, तो सिर्फ इतना सा रिप्लेसमेंट करने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है एक्सियल की। यानी कि ये लूप जो है कैसे काम कर रहा है? डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब हमने एक्सियल को कंपेयर कर लिया, हम इसकी हम इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट लें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? कैसे लिखेंगे? हम डाइपोल की फील्ड लिखेंगे और उसी से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे। डाइपोल की हमने जो इक्वेटोरियल फील्ड लिखी थी, कितनी थी वो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब, जो ये डिस्टेंट पॉइंट पे था, ये लिखी थी। अब हमें क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन म्यू नॉट से। ठीक है, p को रिप्लेस करेंगे m से। देन वी गेट जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन एक्स क्यूब।
दैट इज द, इट मीन्स एवरी करंट लूप, चाहे वो किसी भी शेप का हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, चाहे वो जो है रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, कैसा भी है, बिहेव्स लाइक ए डाइपोल, लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये लूप ऐसे है अगर, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि एक तरफ जो है इसका नॉर्थ बन जा रहा है और दूसरी तरफ इसका साउथ पोल बन जा रहा है। और हम कैसे निकालते हैं, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है यानी कि क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिखते हैं, ये कैसा है, ये करंट जो है अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है ऐसे, तो हम यहाँ पे एस बना देते हैं, तो ये साउथ पोल है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एन बना के देख लीजिए, दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, उसके बीच में एक डिस्टेंस था, उसको हमने बोला था ये डाइपोल है। इसमें भी एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। ठीक है, लेकिन इसमें चार्जेस जो है एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव को हम अलग भी कर सकते हैं, नेगेटिव को अलग भी कर सकते हैं, जबकि इसमें दोनों पोल्स साथ साथ होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। हमेशा जो है आप मैग्नेटिक कितने भी टुकड़े कर लीजिए, उसके जो है दोनों पोल्स होते हैं। तो हमने एक लूप भी लिया है तो उसमें भी दोनों पोल्स हैं, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। तो जब हमने पढ़ लिया है कि कोई भी करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड करंट, तो इससे एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है, क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, हमें पता है बोर्ड्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस पे कोई और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, तो इसका मतलब वो एक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो वो एक सर्कुलर करंट लूप का काम करेगा, तो उसका भी कोई डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो इस फिगर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे इसका। ये फिगर में देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है नेगेटिव, और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, R रेडियस है इसकी ऑर्बिट की। ठीक है, अब हम इसका जो है वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लीजिए V इसकी जो है ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ले लेते हैं इसका, ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो माइनस E है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इट कंस्टिट्यूट्स ए करंट। और वो करंट हम कैसे निकालेंगे, हम करंट को डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अगर इस चार्ज को, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक चक्कर लगाता है पूरा, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, जितना इसके ऊपर चार्ज है, कितने टाइम में, जितना इसको टाइम लगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं E अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। T क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, एक चक्कर लगाने में। और टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस लगाया, जितनी सरकमफ्रेंस है 2πr। स्पीड कितनी थी इसकी, v थी। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E, और T की जगह हम क्या लिखेंगे, 2πr अपॉन v। इट मीन्स I इज इक्वल टू EV अपॉन 2πr। तो करंट मिल गई हमको। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से, दैट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया। और करंट कितनी ली है हमने, EV अपॉन 2πr। और एरिया कितना है, एरिया इस सर्किल का है πr²। तो कितना मिल गया हमको, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, दैट इज EVR अपॉन 2।
ना गया मैग्नेटिक मोमेंट, या हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू E/2m इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन V इंटू आर। क्या किया है हमने, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये टर्म एक हमारी जानी पहचानी आ जाती है MVR, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था लास्ट ईयर, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। या हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम कितना है इसका, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय r। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू l इज इक्वल टू E/2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू l। l क्या है, स्मॉल l, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। लिख लेते हैं l इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू एल दैट इज डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2me इंटू एल। माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि म्यू एल और एल दोनों का साइन डिफरेंट है। हमने म्यू एल कैसे डिफाइन किया था कि अगर हम राइट हैंड थंब लें और करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखें, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो जा रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट होती है। तो करंट को हम ऐसे रखेंगे, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। जबकि एल अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें तो आर क्रॉस पी, जब हम आर क्रॉस पी करेंगे तो कैसा आएगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। इसीलिए यहाँ पर जो है ये माइनस का साइन आता है, क्योंकि ये दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तब दोनों की डायरेक्शन सेम आती है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अगर हम म्यू एल को एल से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, E/2me, and this number is known as gyromagnetic ratio। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। अब हमने बोर्स मॉडल से पढ़ा है इसका जो सेकेंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन का, क्या होता है कि केवल वही ऑर्बिट्स परमिटेड होते हैं जिनका की एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। n इंटीजर है और h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था म्यू एल इज इक्वल टू E/2me इंटू एल, ये निकाला था। तो अगर हम L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, कितना, NH/2π, तो हमारे पास म्यू कितना आ जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू E/2me इंटू NH/2π, ये आ जाएगा। अगर हम जो है एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट निकालें, यानी कि जो ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट ले लें हम इसका, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका मिनिमम इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम n की जगह अगर हम 1 रख दें तो क्या मिलेगा हमको, म्यू इज इक्वल टू EH, n की जगह हमने 1 रख दिया, अपॉन 4πme। इलेक्ट्रॉन E की चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻19, ये चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻19, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 इंटू 10⁻31। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलता है, इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या है, द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट of an electron। मिनिमम कैसा है, we have taken n is equal to 1 revolving in first orbit।
that is known as Bohr magneton. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड. A circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter. Number of turns given है हमको 30, radius given है 8 centimeter, that is 8 into 10 to the power minus 2 meter. Carrying a current of 6 ampere. 6 ampere current है, is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. Magnetic field is 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil. यानी कि field lines ऐसे हैं, तो ये जो coil का normal है ये m की डायरेक्शन है, m और b के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो कितना हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना उस पर टॉर्क लगाना होगा उतना ही काउंटर टॉर्क लगाएंगे ताकि जो है वो टर्न ना हो. टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, ए पार्ट के लिए हमें टॉर्क निकालना है. टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इससे निकालते हैं. और एम हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए. ये क्या था 1 टर्न के लिए. और अगर n टर्न्स है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n है, तब जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए. ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे. टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. इट मीन्स एन इंटू आई, और ए हमको पता नहीं है, लेकिन कैसी कॉइल है ये, सर्कुलर कॉइल है. तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन थीटा. अब हमको सारी वैल्यूज पता है. एन कितना है 30, आई की वैल्यू 6 इंटू 3.14, रेडियस 8 इंटू 10 to the power minus 2 इसका स्क्वायर, b की वैल्यू 1, साइन 60 दैट इज √3/2. तो अगर हम सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर देते हैं, वी गेट इट इक्वल टू 3.1 न्यूटन मीटर. टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर. सो वी गेट द फर्स्ट पार्ट आंसर दैट इज 3.1 न्यूटन मीटर. सेकेंड पार्ट क्या है, would your answer change if the circular coil were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the area. यहाँ हमने सर्कुलर कॉइल ली थी, सर्कुलर की जगह हम किसी भी शेप की कॉइल ले लें, कोई दूसरे शेप की ले लें, इरेगुलर शेप की, लेकिन अगर एरिया सेम है, तो अगर एरिया को हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क उतना ही रहेगा. तो नो द आंसर इज अनचेंज्ड बिकॉज द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ए प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप के लिए और एरिया सेम है तो उसका जो है टॉर्क उतना ही रहेगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.